हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी पर। और आज आप सबके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन और आसान शब्दों में ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ जो कि DUSOL फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के लिए है। और इसमें सारे ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए वीडियो का सेकंड पार्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये सारे वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, जो जिस तरीके से आता है, 18वीं शताब्दी के कारण जिससे ब्रिटिश शासन का आना भारत में आसान हुआ, या 18वीं शताब्दी की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये दो तरीके से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हमें ये आंसर करना है। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में सबसे पहला जो है वो है मुग़ल साम्राज्य का संकट। तो बेसिकली 17वीं शताब्दी के एंड में अगर हम बात करें तो मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे अंत होने लग गया। इसके लगभग जो सबसे ताकतवर एक तरीके से शासक थे औरंगजेब, उन्होंने अपनी वित्तीय और सैन्य संसाधन एक तरीके से समाप्त कर लिए भारतीय राजाओं से लड़ते हुए, और धीरे धीरे ये प्रशासन अपने अंत की तरफ बढ़ता रहा, जिससे कि ब्रिटिश शासन का भारत में आना आसान हो गया। दूसरा है, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन हुए, नए नए राज्यों का उदय हुआ। इससे पहले कि दिल्ली, आगरा जैसे कुछ नगर थे जिनका अपना एक उत्तम काल था, लेकिन मुग़ल साम्राज्य के इसके अलावा और कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य आ गए। जैसे अगर हम बात करें तो हैदराबाद, ये कुछ ऐसे नए राज्य थे जहाँ पर नए नए शासक बनते चले गए, और धीरे धीरे भारत में एक राजाओं की जो एकता होनी चाहिए थी वो समाप्त होती चली गई। इसी में हम कई राजपूत रियासतों को भी जोड़ सकते हैं। ये भी अपने आप में एक पॉइंट है जो कि हमें दिखाता है कि किस तरीके से हमने, अगर हम बात करें तो मराठा, सिख, जाट और कई जातियों का उदय हुआ। इन्होंने भी अपने आप को एक तरीके से मुग़लों से मुक्त किया, या एक तरीके से बात करें मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और कहने का मीन ये है कि राजनीतिक दौर में अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी में, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के लिए ये चीज़ बड़ी आसान थी कि भारत में राजा लोग जो हैं वो आपस में खुद ही लड़ाई लड़ दें। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है हमारे सामने 1739 में नादिर शाह का भारत में आक्रमण, या कहीं दिल्ली में आक्रमण। इस आक्रमण की वजह से बड़े स्तर पर जो है वो आर्थिक रूप से घाटा हुआ, बड़े स्तर पर लूटा गया भारत को। इसके अलावा भारत में 18वीं शताब्दी की संस्कृति में ज़्यादा अच्छे बदलाव थे नहीं। बताया गया कि किस तरीके से संस्कृति अपने आप में थकावट वाली दिखने को मिली। संस्कृति में थकावट होने का मीनिंग है कि किसी तरीके से नई किताबें नहीं लिखी जा रही, कोई नया एक तरीके से राइटर नहीं आ रहा जो भारतीय लोगों को जगा सके। जाति प्रथा एक बहुत बड़ा कारण था अपने आप में, ये हमेशा से ही रहा है। 4 वर्णों में भारत का बटा होना और इसके अलावा जातियों में बटा होना और जातियों में कठोरता होना अपने आप में एक नई चीज़ थी। और एक तरीके से ये ऐसी स्थिति पैदा करती थी कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इन सब चीज़ों का लाभ उठाया। अब आता है महिलाओं की स्थिति। तो देखिए, महिलाओं में भी एक तरीके से व्यक्तिगत अभाव था, उनकी अपनी कोई सोच नहीं थी, वो 4 दीवारी भीतर रहकर अपने सारे कार्यों को करती थी। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का भारत में आना, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि वो बड़ी आसानी से यहाँ पर शासन कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास अपने अच्छे हथियार थे। 18वीं शताब्दी में भारतीय शक्तियों ने अच्छे हथियारों का प्रयोग किया, जबकि भारत के राजा जो है वो अभी भी भाले और तलवार से लड़ाई करना ही जानते थे, और जबकि ये बंदूक और अच्छे अस्त्र शस्त्र के साथ भारत में आए। इसके अलावा सैन्य अनुशासन अच्छा था। भारत में ब्रिटिश शासन जब आया तो इन्होंने नियमित रूप से वेतन भुगतान देना, और कंपनी ने कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन आर्मी को क्रिएट किया जो कि सेना के द्वारा शासन करना आसान हो जाए। इसके अलावा देखिए, मेधावी नेतृत्व। भारत में ऐसे लोग आए ब्रिटिश रानी की तरफ से भेजे गए, जैसे लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, एल्फिंस्टन, मुंदो, डलहौजी। इन्होंने कहीं ना कहीं भारत में ऐसी नीतियों को लागू किया जिससे कि शासन करना हमेशा से ईजी हो रहे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते दोबारा से वही रीज़न है कि हैदर अली, टीपू सुल्तान, जसवंत राय होलकर, सिंधिया, बहुत सारे ऐसे नेतृत्वशाली व्यक्ति थे जो आपस में ही लड़ते रहे, और इससे भारत की एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं चोट पहुंची और अंग्रेज़ों का शासन करना भारत में आसान रहा। अगला रीज़न है वित्तीय मजबूती। अंग्रेज एक तरीके से पैसे से बड़े मजबूत थे। उनको जब जब लगा कि पैसे का उपयोग किया जा सकता है तो उन्होंने इसका उपयोग किया, और लाभ कमाने के साथ साथ भारत में अच्छा खासा इन्होंने शासन भी किया।
इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि भारत में कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़े अज्ञान और अंधविश्वास में डूबे लोग थे, और बात करें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हम 18वीं शताब्दी में एक तरीके से अंधकारमय युग में थे, और इसी वजह से ये ब्रिटिश शासन के लिए एक वरदान साबित हुआ। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसके सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए गए। अगला जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ये है कि किस तरीके से 1857 के विद्रोह के क्या कारण हैं और असफलता के कारण बताइए। तो देखिए, इसको PDF में बड़ा आसान तरीके से समझाया गया। सबसे पहले विद्रोह का कारण राजनीतिक कारण है। 1857 का वो विद्रोह है जब अंग्रेज़ों के खिलाफ उनको पहली बार ये एहसास हुआ कि भारतीय लोग जो हैं वो हमें यहाँ से भगाने के लिए एकजुट हो सकते हैं। तो इसका पहला जो कारण है, देखिए कहीं ना कहीं भारत में डलहौजी ने एक ऐसी नीति बनाई जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, और इस नीति की वजह से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि बड़े स्तर पर भारतीय साम्राज्य को उन्होंने अपने अधीन कर दिया। सतारा, नागपुर, झांसी, इसका विलय अलग अलग रीज़न बताकर इन्होंने राजाओं को सत्ता से हटाया, और राजा जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए एहसास में थे कि कभी भी एक समय आएगा तो हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो देखिए, ये अलग अलग रीज़न है। कहीं पेंशन का रीज़न दिया गया, कहीं राजाओं को बोला गया कि आपको शासन करना नहीं आता। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक कारण भी है। अंग्रेजों की शोषण नीति ऐसी थी कि उन्होंने भारत में ऐसे टैक्स सिस्टम लागू किए, भारत का व्यापार पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो भारतीय लोग जो हैं वो बड़े गुस्से में थे और वो एक समय का इंतजार कर रहे थे। धार्मिक कारण भी आप लिख के आ सकते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया, और ये प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं भारतीय धर्म के खिलाफ था। भारतीय रूढ़िवादी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि ईसाई धर्म तेज़ी से भारत में फैल रहा है। सामाजिक कारण है। अंग्रेजों ने हालांकि कुछ अच्छे कानूनों को भी लागू किया, जिसमें सती प्रथा को बंद करना, विधवा विवाह को दोबारा से लागू करना, लेकिन ये सब चीज़ें रूढ़िवादी लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा कि हमारी संस्कृति पर एक हमला है। इसके अलावा बात करें सैनिक कारण, तो देखिए बहुत सारे भारतीय सैनिक भी अंग्रेजों के लिए कार्य करते थे, लेकिन सेना के साथ भेदभाव होना, उनको एक तरीके से जल्दी छुट्टी ना मिलना, उनके लिए अच्छी सैलरी ना होना, रंग भेद का एक तरीके से उनके साथ भेदभाव होना, और ये सारे कारण भी एक थे जिसकी वजह से सैनिकों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और 1857 की क्रांति अपने आप में सैनिकों द्वारा ही शुरू की गई। उस समय का एक तत्कालिक कारण भी है जिसमें एक राइफल है जिसका प्रयोग बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को बताने की कोशिश करी कि हमने जो राइफल बनाई है उसमें किसी तरीके की सूअर और गाय की चर्बी का लेप नहीं है, लेकिन भारतीय लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी उस समय का तत्कालिक कारण बना जिसकी वजह से अपने आप में ये विद्रोह बड़े स्तर पर हो गया। तो इस विद्रोह का हमें रूप देखने को मिलता है कि कैसे झांसी, दिल्ली और अलग अलग नागपुर, बहुत सारे इलाकों में था ये। परिणाम क्या हुए? परिणाम में ये हुआ कि ईस्ट इंडिया शासन को कहीं ना कहीं एक तरीके से अब लगने लगा कि हमें सत्ता को हस्तांतरित करना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियाँ हैं उसे कम कर दिया गया। भारत में एक तरीके से कई सारे कानून लागू किए गए जिससे कि भारतीय सैनिकों की संख्या को इंग्लैंड के सैनिकों में एक तरीके से बताया जाए तो इंग्लैंड में जो सैनिक हैं उसमें भारतीयों की संख्या को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। इसके अलावा भारतीय सैनिकों की संख्या में बात करें तो ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में वृद्धि हो गई। बात वही है कि भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़े स्तर पर पीछे कर दिया गया। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह व उसकी असफलता के कारण। देखिए, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और इसका तीसरा क्वेश्चन हमें बता रहा है प्लासी और बक्सर का युद्ध। तो ये वो शुरुआती युद्ध है जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत में कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को मजबूत बनाया। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध की बात करें तो देखो, प्लासी अपने आप में बंगाल में था, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने बहुत बड़े स्तर पर यूरोपीय लोगों को शामिल किया, और 3 राजद्रोही मीर जाफर, याटफलिक खां, राय दुर्लभ एक तरीके से इसका नेतृत्व कर रहे थे, और ये अंग्रेजों की तरफ थे। जबकि इन्होंने बात करें तो प्लासी के जो नवाब थे, राजा थे, कहीं ना सिराजुद्दौला, एक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, और 28 जून 1757 को मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जो कि एक तरीके से सिराजुद्दौला के परिवार का ही व्यक्ति था। लेकिन प्लासी के युद्ध के बारे में बाद में बताया जाता है कि इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं अपने एक तरीके से सत्ता को भारत में क्या कर लिया, मजबूत कर लिया। उन्होंने भारत में
बंगाल से अपनी जीत का दौर शुरू किया। इसके अलावा अंग्रेज भारतीय लोगों के लिए किस तरीके से विश्वासघाती होते हैं, ये बहुत एक बड़ा मैसेज गया। इसके अलावा बंगाल में अपने कर्मचारियों को पूरी तरीके से यहाँ पर नियंत्रित लागू कर दिया। अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से बंगाल में रैयतवाड़ी या बात करें दूसरे कई टैक्स सिस्टम को लागू किया और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से बंगाल जो है इस युद्ध के बाद कंगाली के दौर पर चला गया। बक्सर के युद्ध की बात करें तो मीर कासिम ने नवाब के पद से हटते ही अंग्रेज विरोधी गठबंधन बनाया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला इसमें सम्मिलित थे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। दोबारा से वही चीज़ है कि टक्कर हुई, लेकिन अंग्रेजों की ही इसमें जीत थी क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार थे। और इस जीत के बाद कंपनी की बात करें तो इसका युद्ध ये था कि बंगाल के बाद अब बक्सर में भी कंपनी ने अपना महत्व एक तरीके से हासिल कर दिया। यहाँ पर अपना गवर्नर बिठाया और एक तरीके से पूरा जो सिस्टम है वो किसके हाथ में चला गया, अंग्रेजों के हाथ में। तो ये दोनों युद्ध हैं अपने आप में जो अंग्रेजों की एक बहुत ही तगड़ी नींव को, मजबूत नींव को भारत में डालते हैं और इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का भारत में शासन करना बहुत ज़्यादा क्या हो गया, आसान हो गया। चलिए चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे, जिसमें हम बात करेंगे कि ब्रिटिश भूमि नीति व भूमि कर के क्या परिणाम निकले। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पर रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और कई दूसरे टैक्स सिस्टम को लागू किया, जिन टैक्स सिस्टम से भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं खराब हो गई। इसमें पहला आता है ब्रिटिश भूमि नीति के आपसे सीधा सीधा परिणाम पूछे जाएंगे। तो देखिए, परिणाम में वही है, पहला ये है कि ज़मीन को किस तरीके से यहाँ पर एक ऐसी वस्तु बना दिया गया जो कि बेची जा सकती है। इससे पहले भारत के लोग अपनी एक तरीके से ज़मीन से बहुत लगाव रखते थे, वो ज़मीन को बेचते नहीं थे, गिरवी नहीं रखते थे, जबकि अंग्रेज़ों के आने से एक ऐसी वस्तु बन गई जिसको अब खरीदा बेचा जा सकता है और उन्होंने इसको गिरवी रखना बहुत आसान बना दिया। एक तरीके से परिवार टूट गए, ज़मीन के पीछे मुकदमेबाजी होना, ये सारी चीज़ें अगर आज के समय में भी हमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के द्वारा ये लाई गई है। फिर अंग्रेज़ों ने भूमि पूंजी और विनिमय का साधन, तो देखिए बताया गया कि कैसे अंग्रेज़ों ने ज़मीन पर जो एक मालिकाना हक था वो छीन लिया। कई साहूकारों को एक नई दिशा दे दी कि भाई अगर वो अपना ब्याज का पैसा प्राप्त नहीं करते हैं तो ज़मीन छीन सकते हैं भारतीय लोगों से। किसानों पर कर्ज बढ़ता चला गया, किसानों के पास पैदावार के लिए पैसा ना होने पर वो अपनी ज़मीन को बेच देते थे। तो कहीं ना कहीं टैक्स ना चुका पाने से ज़मीन पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ा। ज़मीन को गिरवी रख देना, उसको बेच देना, उससे पैसा प्राप्त करना, उससे कर्जा लेना, ये सारी चीज़ें किसानों पर असर डाल दी थी। पैदावार में कमी होती चली गई। जैसे जैसे नए टैक्स सिस्टम लागू हुए अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो बंगाल में, चाहे बॉम्बे में या दूसरे स्थानों पर, इससे अब किसानों ने खेती करना अपना कहीं ना कहीं कम कर दिया और खेती जब कम होगी तो पैदावार कम होगी। इसके अलावा जमींदार वर्ग का उदय हुआ। एक ऐसा भी वर्ग था जो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था, जो कि अंग्रेज़ों को बताता था कि कैसे ज़मीन किसकी छीननी है, किसकी बेचनी है। तो किसानों को कहीं ना कहीं लंबे समय से शोषण हो रहा था। अब बात करें उद्योगों का विनाश हो गया। देखिए, बड़े स्तर पर बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। अंग्रेज़ों ने बड़े स्तर पर छोटे घरों वाले उद्योगों को समाप्त कर दिया। भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए और एक तरीके से ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों की जो एक कर नीति थी, टैक्स नीति थी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। तो ये सारे ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आज का फाइनल क्वेश्चन इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कांग्रेस में नरमपंथी और गर्मपंथी दल के बीच अंतर बताइए। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 1885 से लेकर 1905 अगर हम बात करें, देखिए ये काल कौन सा है, 1885 से लेकर 1905 के समय को हम बोलते हैं कि ये नरमवादी, या एक तरीके से बात करें कि ये नरमपंथी और उदारवादी लोगों का दौर था। इस दौर में ऐसे लोग थे जो अपने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सत्ता को चलाना चाहते थे। उनका मानना था कि भाई भारतीयों को मजबूती मिलनी चाहिए, चाहे शासक कोई भी हो। तो शुरुआती चरण में एहो ह्यूम और दादा भाई नौरोजी और लगभग कुछ 72-73 लोग थे जिन्होंने कांग्रेस की बॉम्बे में स्थापना करी। कांग्रेस के अगर उग्रवादी लोगों की बात करें तो ये वे लोग थे जिनका मानना था कि सीधा सीधा हमें कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा और स्वराज, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध है, अधिकार है, उसको हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें नहीं मिलती वो चीज़ तो हमें उसे छीननी पड़ेगी। तो इस तरीके से दो अलग अलग विचारधारा अपने आप में, एक तरफ थी
उग्रवादियों में बात करें, उग्रवादी विचारधारा वाले लोगों में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह ऐसे नेताओं को हम शामिल कर सकते हैं जो कि शारीरिक बल के अनुशासन के आधार पर सत्ता को हासिल करना चाहते थे। तो देखिए इनके 2 चरण अलग अलग PDF में बता रखे हैं। 1905 से 1920 चरमपंथी या उग्रवादी है, और नरमपंथी 1885 से 1905 है। उद्देश्य क्या था? नरमपंथियों की बात करें तो ये प्रशासनिक और संवैधानिक सुधार चाहते थे। ये एक तरीके से सत्ता में भागीदारी चाहते थे। ये ऐसा मानते थे कि अंग्रेज हमारे साथ शासन करें लेकिन शोषणकारी ना हो, वो सुधार वाले कार्य करें। जबकि जो गर्मपंथी थे उनका मानना था कि आज़ादी हमें चाहिए और ब्रिटिश शासन एक अत्याचारी शासन है, उसे समाप्त करना जरूरी है। विचारधारा दोनों की अगर बात करें तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से जो नरमवादी लोग हैं वो बात करते थे, जबकि जो गर्मवादी थे वो एक तरीके से गुस्सैल व्यक्ति थे। उनका मानना था कि हमें भारत में बड़े स्तर पर लोगों को जगाना पड़ेगा, भारत में धर्म के आधार पर जगाना पड़ेगा, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करनी होगी। तो इन्होंने गणेश, काली और दुर्गा का आह्वान किया लोगों को बताया कि कैसे स्वराज अगर प्राप्त करना तो विदेशी वस्तुओं को जलाया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए किसी भी तरीके से। अब इसी तरीके से बात करें देखिए नरमपंथियों की, तो इन्होंने 3P फॉर्मूले पे काम किया। 3P का मीनिंग है, पहला है पेटिशन, प्रेयर, और एक तरीके से तीसरा P जो है वो बता रहा है कि प्रोटेस्ट करना, याचिका, प्रार्थना और विरोध। जबकि उग्रवादियों का मानना था कि हथियार हमारे पास होने चाहिए और हथियारों के जरिए ही हम अंग्रेजों को भारत से भगा सकते हैं। नेताओं में लाला लाजपत राय एक तरफ, गरम दल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये 3 नाम बड़े आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये कुछ ऐसे नेता हैं जो कि नरमपंथियों में आते हैं। तो ये दोनों को अलग अलग डिस्कस किया गया और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। योगदान की बात करें तो देखिए बड़े स्तर पर जमींदार और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों को प्रभावित किया नरमपंथियों ने, जबकि गर्मपंथियों ने बड़े स्तर पर शिक्षित और मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। तो ये 5 क्वेश्चंस की फर्स्ट पार्ट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक साथ आपको इस वीडियो में डिलीवर किए गए हैं। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आपको दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।